गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन दिया है उस इंट्रोडक्शन में कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। एक जनरल बात है कि एक कॉमन मैन को फाइंड बिलीव दैट मोर देन वन, कितनी मोर देन 20 स्पीसीज ऑफ एंड, डाटा रटना नहीं केवल पढ़ना भूल जाना है। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड नियर 20,000 स्पीसीज ऑफ आर्किड। उसका कोई मतलब नहीं है, इस पूरे पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं है। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी हेट्रोजिनोसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल। ये सिर्फ स्पीसीज के लेवल पर नहीं होती है, जबकि ये सभी लेवल पर होती है। मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोमॉलिक्यूल विद इन सेल से लेकर के बायोम तक। टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट कौन? एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल। पहली, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एज जेनेटिक लेवल। तो जेनेटिक लेवल की जो डाइवर्सिटी है वो स्पीसीज के, एक स्पीसीज के अंदर जितने मेंबर हैं उनमें जो अंतर है उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, कौन सा? राउल्फिया वोमिटारिया, जो कहाँ ग्रो करता है? हिमालयन रेंज में। इसमें टर्म एंड पोटेंसी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल अलग अलग। कौन सा केमिकल है? रिजर्वाइन। इंडिया में लगभग ये डाटा आपको रखना है, 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस हैं और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। फिर आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कई स्पीसीज होती हैं। जैसे डाइवर्सिटी एज स्पीसीज लेवल देखना चाहते हो तो जो वेस्टर्न घाट है वहाँ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज है देन द क्या? ईस्टर्न घाट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उल्टा मत करिएगा, एग्जामिनर पूछ चुका है इसको। फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, एस्चुराइन है, अल्पाइन मीडो है। इसका मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन सा? नॉर्वे। ठीक, इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं। हाउ मेनी स्पीसीज, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है केवल आप वो याद रखेंगे, बाकी कोई बहुत मतलब नहीं है। जैसे एक ये क्वेश्चन याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, 2004 के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ प्लांट या टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं? तो याद रखेंगे मोर देन 1.5 मिलियन। एक क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन में IUCN लिखा होगा तो आप ये आंसर लगाइएगा, मोर देन 1.7 मिलियन, 1.5 मिलियन, ना मिले तो 1.7 भी लगा सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ मिलता है, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाए एक्सट्रीम एस्टीमेट अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो आप बताइएगा 20 to 50 मिलियन। दूसरा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आएगा रॉबर्ट में, अगर क्वेश्चन में ये नाम लिखा हो या क्वेश्चन में ये लिखा हो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो आंसर दीजिएगा 7 मिलियन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं। अगर IUCN लिखा होगा तो आप ये लगाइएगा, एक्सट्रीम एस्टीमेट लिखा होगा तो आप ये लगाइएगा, रॉबर्ट में लिखा होगा या ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी लिखी होगी तो आप ये लगाइएगा। कह रहा मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा क्या है? तो आप आंसर दीजिएगा एनिमल। इसका मतलब प्लांट कितने बचे? 30% से कम बचे। तो प्लांट की जो लिखा है संख्या, लिखा है नो मोर देन 20, कह रहा 22% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब 70% से ज़्यादा एनिमल
और 22% के आसपास प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, एमंग एनिमल जो 70% हैं वो क्या हैं? तो आंसर देंगे इंसेक्ट। वो क्या है? वो इंसेक्ट है। एक क्वेश्चन और है, मतलब अगर 10 एनिमल हैं तो 7 क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे। ये एक आपको रटना है, ये पॉइंट रटिएगा कि फंजाई की जो टोटल स्पीसीज हैं वो किससे ज़्यादा है। तो कह रहा अगर आप जोड़ लो किनको किनको, तो जोड़ लो फिश को, एम्फीबिया को, रेप्टाइल को, मैमल को, बस बर्ड नहीं है। मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सॉरी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल की स्पीसीज आप जोड़ लीजिए, फिर भी फंजाई क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ये एक डायग्राम बना है तो देख लो, मोटा मोटा क्वेश्चन। एनिमल में देखिए, तो एनिमल में नंबर 1 पोजीशन पर इंसेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर पर कौन आएंगे? मोलस्क आएंगे, बाकी फिर हैं। इधर देख लीजिए, इसमें देखिए तो फिश की संख्या 50% है, बाकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। तो आधे में क्या है? वर्टिब्रेट में 50% फिश है, याद रखिएगा, बाकी ये है। इसी तरीके से आप प्लांट देखिए, प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है? तो कहोगे फंजाई है, फिर क्या मिलेगा? एंजियोस्पर्म मिलेगा, बाकी थोड़े थोड़े हैं। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है इस पैराग्राफ में। यहाँ क्वेश्चन है, इंडिया का कितना परसेंट लैंड है? ओनली 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया। हमारे पास जो एरिया है वो टोटल दुनिया का केवल 2% है। लेकिन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है? तो कहोगे 8.1% है। और हम लोग उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में हम 8th पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, दुनिया का लैंड का एरिया का हमारे पास कितना है? तो कहोगे केवल 2.1% है, लेकिन डाइवर्सिटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 2.4 है, 8.1 है। और हमारा नाम किस में आता है? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, उसमें किस पोजीशन पर है? 8th पोजीशन पर है। कितने प्लांट हैं इंडिया में? तो कहोगे 45%, और इसके डबल मतलब 90,000 क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएंगे। कह रहा है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें किसको? ग्लोबल मेज एस्टीमेट को एक्सेप्ट कर लें तो कितने परसेंट केवल डिस्कवर किए गए हैं? तो केवल 22% ऑफ टोटल स्पीसीज क्या कर गई हैं? रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक है, अगर इसको अप्लाई कर दोगे तो कितने मिलेंगे? तो लिखा है मोर देन 1 लाख और मोर देन 3 लाख क्या मिलेंगे? एनिमल मिलेंगे। ठीक है, बाकी जनरल है, कुछ खास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। केवल 2 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, वो इधर है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहती है कि अर्थ में जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी घटती है। स्पीसीज की डाइवर्सिटी घटती है। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या नहीं है? तो कहोगे यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हो क्या? यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल या प्लांट्स, इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी। ठीक है, देखते हैं। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अगर हम मूव करेंगे अवे, कहाँ से? इक्वेटर से किधर की तरफ? पोल। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, देखो। फ्यू एक्सेप्शन, वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे ट्रॉपिक जिसका लेटीट्यूड कितना है? 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। यहीं पर क्या पाए जाएंगे? ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। किसकी तुलना में? टेम्परेट, या किसकी तुलना में? पोलर। ये आप रटेंगे। कोलंबिया कहाँ है? तो कहोगे इक्वेटर पर है। तो कितनी बर्ड हैं? 1400 बर्ड हैं। न्यूयॉर्क कहाँ है? 40 डिग्री नॉर्थ है, तो कितनी स्पीसीज हैं? 105 हैं। और ग्रीनलैंड कहाँ है? 71 डिग्री नॉर्थ है, तो केवल कितनी बची? 56।
इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है, ट्रॉपिक में आता है, तो इंडिया में भी कितनी है, 1200 स्पीसीज है। तो ये आप डाटा, ये मैचिंग में डाटा एग्जाम में आ सकता है। टिक कर लीजिएगा। लार्जर ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। इसकी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है कितनी, तो ये डाटा अभी तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता पूछ ले। 40,000 प्लांट हैं, 3,000 फिशेज हैं, 1,300 बर्ड हैं, 7 to 8 मैमल हैं, 7 to 7 मैमल हैं, और 7 to 7 ही एम्फीबिया है। ये पूछ सकता है कि किसकी संख्या बराबर है, तो एम्फीबिया और मैमल की संख्या बराबर है। 378 रेप्टाइल है, और लगभग लगभग 1,25,000 के आसपास वर्टिब्रेट है, और 2 मिलियन के आसपास क्या है, तो कहोगे अभी डिस्कवर नहीं किए गए हैं। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ है जो पिछली बार आया भी था, पैराग्राफ इस नाते इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिकल की डाइवर्सिटी टेम्परेट से ज़्यादा होती है, क्या कारण है, तो यहाँ कारण एक्सप्लेन किया गया, देखते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्यों डाइवर्सिटी है, तो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं, क्या कहते हैं, इन्होंने कहा पहला जो स्पेसिएशन है इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू, टेम्परेट में क्या होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है इन द पास्ट, जबकि ट्रॉपिक की खास बात क्या है, ये रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ईयर। तो पहला है कि जो ट्रॉपिक है उसमें बार बार ग्लेशिएशन होता है, जो टेम्परेट है उसमें बार बार ग्लेशिएशन होता है, जबकि ट्रॉपिक क्या है, अनडिस्टर्ब है। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा है, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा इसी के नाते, स्पीसीज जब समय तक मिलेगा। दूसरा है जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है वो लेस सीजनल होता है देन द क्या, टेम्परेट। तो अगर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होगा तो स्पेसिएशन होगा। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट क्या, नाइच स्पेशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल है, ढेर सारी सोलर एनर्जी अवेलेबल है कहाँ, ट्रॉपिक पे, तो डाइवर्सिटी क्या हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से। पहला सवाल कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में किसने बताया, जियोग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बताया। कहाँ इन्होंने काम किया, साउथ अफ्रीका के जंगल में काम किया। इन्होंने बहुत बड़ा एरिया कहा, तो कहा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस क्या करेगी, बढ़ जाएगी। किसी एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाएगी यदि हम क्या बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, लेकिन कब तक, तो कह रहे एक लिमिट तक, बस यही इनकी लाइन है। दूसरा सवाल, इनका जो ग्राफ था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। फार्मूला क्या था, ये देखिए इक्वेशन याद रखिएगा, log s इक्वल टू log c z, ये s इक्वल टू z s इक्वल टू c a की पावर z, log में लिखेंगे तो ये इस वाले में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इस वाले के लिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा s क्या है, तो वो स्पीसीज रिचनेस है, z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। z लाइन की रेंज याद रखिएगा, अभी तक आया नहीं लेकिन मिल सकता है। क्या देखें, जैसे z लाइन की जो रेंज है वो 0.1 से 0.2 है, ठीक है। कहाँ, तो कहोगे प्लांट्स इन ब्रिटेन, इकोलॉजिस्ट हैड डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेट लाइन की रेंज इतनी है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रीजन जैसे प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया या मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टोप, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये इन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किन किन लोगों की जेड लाइन सेम है, तो आप 3 बताओगे, प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन, कितनी है
0.1 से 0.2। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर हम इंटायर कॉन्टिनेंट ले लेंगे, एरिया बहुत बड़ा कर लेंगे, तो जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत स्टीपर। ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0.6 से 1.2। किसके लिए, फ्रूजीवोरस या फ्रूट ईटिंग बर्ड की कितनी हो जाएगी, तो आंसर देंगे, इसकी आंसर अधिकतम कितना हो जाएगा, 1.15 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस में यहाँ जनरल कहानी लिखी है, इस पैराग्राफ में कोई खास सवाल नहीं है, यहाँ भी कुछ खास सवाल इतने में नहीं है, बस यहाँ एक क्वेश्चन है। ये डेविड टिलमैन वाली बात आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, बस केवल इस पूरे पैराग्राफ में 2-3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। पहला सवाल ये है कि इनका नाम नहीं भूलेंगे, क्या, डेविड टिलमैन। इन्होंने क्या किया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था बाय यूजिंग आउटडोर प्रोवाइड सेम टेंटेटिव आंसर। क्या इनको मिला, क्या था, ये टिक करेंगे। फाउंड दैट प्लांट विद द मोर स्पीसीज shows less year to year variation in total biomass। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना, ये कम से कम याद रखिएगा। इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट होती है किसको, हायर प्रोडक्टिविटी। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया क्या, डेविड टिलमैन वाला, और दूसरा क्वेश्चन है पॉल अल्रिच वाला, तो उनको देख लेते हैं। पहला सवाल ये है कि ये राइवेट पापर हाइपोथेसिस किसने दिया, तो आंसर देंगे स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल अल्रिच ने दिया। एक क्वेश्चन, इन्होंने क्या कहा था, तो जो एयरप्लेन है उसको इकोसिस्टम माना था, जो राइवेट्स हैं उनको स्पीसीज माना था। इन्होंने पॉपिंग ऑफ राइवेट मतलब स्पीसीज का एक्सटिंक्शन कहा था। पॉपिंग ऑफ राइवेट को कहा गया कि जब कभी कोई क्रूशियल की स्पीसीज रिमूव हो जाएगी, जब कभी, कह रहा शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कोई की स्पीसीज, अगर कोई की स्पीसीज रिमूव हो जाएगी तो इकोसिस्टम के फंक्शन पर बहुत इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये राइवेट पापर हाइपोथेसिस इन्होंने दिया। तुलना क्या है, एयरप्लेन इकोसिस्टम है, राइवेट स्पीसीज है, पॉपिंग ऑफ राइवेट का मतलब स्पीसीज एक्सटिंक्शन है। एक आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जान लीजिए, मिनिमम एक सवाल आएगा ही इस हेडिंग से। क्या है, कह रहा इसमें कोई शक नहीं है कि न्यू स्पीसीज एडेड होंगी, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज क्या हो रही हैं, लॉस भी तो हो रही हैं। ठीक है, और उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से टिक करो, कॉलोनाइजेशन किया किसका, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड, तब से यहाँ एक्सटिंक्ट हो गई हैं कितनी, 20,000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें कहा गया है कि 784, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आप याद रखिएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 क्या वर्टिब्रेट, 359 क्या इनवर्टिब्रेट एंड 87 क्या प्लांट, ये एक्सटिंक्ट हो गए कितने दिनों में, 500 ईयर में। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन की बात करें तो डोडो एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशस से, ग्वाका एक्सटिंक्ट हुआ है कहाँ से, अफ्रीका से, थाइलासीन एक्सटिंक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, और स्टीलर सी काउ एक्सटिंक्ट हो गई कहाँ से, और 3 सब स्पीसीज बाली, जवान और कैस्पियन टाइगर की। केवल 20 साल में, लास्ट 20 ईयर में कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, तो आंसर देंगे 27 स्पीसीज। कह रहा रैंडम नहीं है, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियन आर मोर वल्नरेबल टू द क्या, एक्सटिंक्शन।
एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो एक्सटिंक्शन इन फैक्ट दैट मोर देन कितनी 15,500 स्पीसीज फेस कर रही हैं किसका, एक्सटिंक्शन का, जिसमें 12% क्या हैं, ऑल बर्ड हैं, 23% ऑफ ऑल मैमल हैं, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन हैं और 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म हैं। एक और क्वेश्चन यहां याद रखिएगा, लार्ज स्केल जो लॉस होता है उसको मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग द लॉग पीरियड, कह रहा 3 बिलियन ज़्यादा में कितने एपिसोड हो चुके हैं, तो कहोगे 5 एपिसोड हो चुके हैं। अभी कौन सा चलेगा, तो 6th एक्सटिंक्शन चलेगा। कह रहा 6 चल रहा है, बस खास बात क्या है कि इसकी स्पीड 100 से 1000 गुना क्या है, तेज है। किसके चक्कर में, तो कहोगे ह्यूमन एक्टिविटी के चक्कर में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो काज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काज हैं। तो काज में देखो कौन कौन से काज हैं, तो 4 मेन काज हैं। कौन कौन से, एक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और एक है को एक्सटिंक्शन। ठीक है, अगर चारों देगा तो आल लगाएगा, लेकिन अगर चूज करवाएगा तो मेन यही है, मेन काज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है और इन चारों को कहते हैं एविल क्वार्टेट। चलो पहले हैबिटेट लॉस का देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू द एक्सटिंक्शन। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ से है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कह रहा है 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस पर था, आज स्थिति ये हो गई है ये 6% से भी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब फॉरेस्ट बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 1000 मोर हेक्टेयर कट जाएगा तो चैप्टर हम खत्म कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको कहते क्या है, जिसको लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं, यहाँ मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं। इनको काटा जा रहा है किसकी खेती करने के लिए, सोयाबीन के लिए, या क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रास लैंड कर रहे हैं। बहुत सारे हैबिटेट एक्सटिंक्ट हो, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर स्पीसीज क्या कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा। ह्यूमन ऑलवेज डिपेंड है किस पर, किसी पर्टिकुलर नेचर पर, काहे के लिए, फूड के लिए, शेल्टर, लेकिन नीड किसमें कन्वर्ट हो जाए, ग्रीड में, तो फिर क्या समस्या होगी, तो फिर हो जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये अच्छा सवाल है। कह रहा पिछले 500 सालों में कौन सी स्पीसीज हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो देखो स्टीलर सी का वो पैसेंजर पिजन, ये नाम न भूलिएगा, ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन से खत्म हो गई है। फिर आता है एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब है कि कोई दूसरी स्पीसीज को इनवेजिव आ जाए, मतलब बाहर से कोई एक्जोटिक स्पीसीज आ जाए, तो जो इंडिजिनस स्पीसीज होंगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। देखो जब एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दी जाए अनइंटेंशनली या जानबूझकर किसी पर्पस से, तो इन्वेजिव हो जाएंगे, तो या तो डिक्लाइन होगा या तो एक्सटिंक्शन होगा किसका, इंडिजिनस स्पीसीज। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, ठीक है, तो एक्सटिंक्शन हो गया लगभग 200 स्पीसीज ऑफ क्या, किचलिड फिश, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो इंडिया में कैरेट ग्रास, पार्थीनियम, लैंटाना और वाइटर हाइसिंथ को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ये एक्वेटिक, तो वहाँ फिश की डेथ हो जाएगी। इलीगल इंट्रोडक्शन हो जाएगा अफ्रीकन कैटफिश, कौन सा, क्लेरियस गैरीपाइनस का, तो इंडिजिनस कैटफिश क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि मान लेते एक स्पीसीज S1 है, एक स्पीसीज S2 है, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। यदि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो जो डिपेंडेंट स्पीसीज है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाए, या पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाए तो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए। स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, प्लांट एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड ऑब्लिवेटरी वे, तो वो तुरंत क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट।
स्पेशली प्लांट पॉलिनेटर जो म्यूचुअलिज्म है उसमें ये देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करेंगे, तो क्यों का कोई बहुत मतलब नहीं। नैरो यूटिलिटेशन मतलब अपने बेनिफिट के लिए। क्वेश्चन ये रटना है कितने परसेंट ड्रग हैं, मोर देन 25% ड्रग कहाँ से मिलती हैं हमको, तो कहोगे प्लांट से। और कितने प्लांट हैं जो मेडिसिन के तरीके से यूज होते हैं, तो 25,000। जनरल क्वेश्चन है। ब्रॉडली का मतलब नेचर ने हमको क्या क्या दिया है, तो बहुत सारा ऑक्सीजन दिया है, बहुत सारा अच्छी और चीज़ें दी है। यहाँ कुछ खास क्वेश्चन नहीं। वाई डू वी कंजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। कंजर्वेशन के दो तरीके होते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू देख लो कौन सा है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व किया जाए। तो नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना है तो देखो कौन कौन सा होगा। तो एक होगा बायोस्फीयर रिजर्व, होगा नेशनल पार्क, सेंचुरी, ठीक है, और हॉट स्पॉट। ये सब किसमें आएंगे, इन सिटू में आएंगे। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, तो उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर नेचुरल हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर आर्टिफिशियल मैन मेड हेल्प ज़्यादा दी जाए, उसको आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाए, तो उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन, जैसे बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, इस टाइप के, जैसे सीड बैंक है, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, तो ये जो कराया जाएगा ये सब किसमें आएगा, एक्स सिटू में। अभी मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम कंजर्व करें या प्रोटेक्ट करें पूरे इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाएगी ऑल द लेवल। जैसे हम बचा लें पूरे जंगल को, क्या बचाने के लिए, टाइगर। लेकिन इसी अप्रोच को कहते क्या है, इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी जगह कंजर्वेशन किया जाए। लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीसीज फिर रह जाएंगी। तो फिर इन सिटू का मतलब होता है ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब वहां से कहीं और ले जाओ। पहले इन सिटू देखेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन देखा फेज, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, हमें इससे मतलब नहीं है। ऑन ग्लोबल बेसिस इसका तरीका अलग क्या है, तो देखो लिखा है दे आइडेंटिफाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन। तो एक तो ये क्वेश्चन है इन सिटू में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। खास बात देखो क्या है, वेरी हाई लेवल ऑफ, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म यहाँ पाया जाता है। ठीक है, कितने थे, तो कह रहा है इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थे, लेकिन अब जोड़ दिए गए हैं 9, कितने हो गए हैं, 34 हो गए हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट ये वो जगह होती है जहाँ बहुत तेजी से क्या होता है, हैबिटेट लॉस। इंडिया में कितने हॉट स्पॉट हैं, तो 3। एक है वेस्टर्न घाट, एक है श्रीलंका, एक है इंडो बर्मा और एक है हिमालय। खास बात देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का एरिया देखो तो केवल लेस देन 2% है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज काफी ज्यादा है। एरिया बहुत कम है लेकिन स्पीसीज रिचनेस क्या है, काफी ज्यादा है। अगर हम इसका प्रॉपर प्रोटेक्शन कर लें तो कितने परसेंट स्पीसीज या कितने परसेंट एक्सटिंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कितने परसेंट एक्सटिंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो कहोगे 30%। एक और देखो सेक्रेट ग्रुप भी है इन सिटू में,
इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन लीगली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर पाए जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पाए जाएंगे नेशनल पार्क, सेंचुरीज। इंडिया में कितने रिजर्व हैं? 14 हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? 19 हैं। कितने वाइल्ड लाइफ हैं? तो सेंचुरी तो कहोगे 448 है। इंडिया हैज आल्सो ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल। सेक्रेड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाए जाएंगे? खासी एंड जयंता हिल इन मेघालय। अरावली हिल कहाँ? राजस्थान और वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सरगुदा चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ क्या? मध्य प्रदेश। तो ये काम के सवाल हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मेघालय में जो सेक्रेड ग्रुप है वहाँ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज पाई जाती है। अब आता है इक्सिटू। इक्सिटू का मतलब ऑफ साइट। जब नेचुरल हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए तो फिर उसका क्या करेंगे? इक्सिटू करेंगे कंजर्वेशन। कैसे? थ्रेटेंड एनिमल हो चाहे क्या हो, प्लांट, उसको निकाल लेंगे कहाँ से? नेचुरल हैबिटेट से। और कहाँ रखेंगे? विशेष जगह। प्रोटेक्ट करेंगे, स्पेशल केयर देंगे। जैसे जूलॉजिकल पार्क आता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन आता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी आता है। बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू मेंटेन, बचे हैं क्या? जूलॉजिकल पार्क। इक्सिटू कंजर्वेशन ने कुछ नए तरीके निकाले हैं। लिखा है कीप थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लोजर, बचाओ। जैसे गैमीट, आप थ्रेटेंड स्पीसीज को प्रिजर्व कर दो, इसको वायबल रखो, फर्टाइल कंडीशन में रखो। मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन भी किसका तरीका हो गया? इक्सिटू कंजर्वेशन में तरीका आ गया। एक को फर्टिलाइज करो किसमें? इन विट्रो। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी किसमें आएगा? इक्सिटू कंजर्वेशन में आएगा। टिश्यू कल्चर मेथड भी किसमें आएगा? टिश्यू कल्चर मेथड में प्लांट है, थ्रेटेंड है अगर, तो टिश्यू कल्चर से उसके नंबर बढ़ा लेते हैं। सीड स्टोर करो, ठीक है, तो सीड बैंक बनाओ। तो ये सब किस में आएगा? तो आंसर देंगे इक्सिटू में आएगा। यहाँ ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से मिलेंगे। पहला सवाल ये है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन सा हुआ? तो कहोगे अर्थ समिट हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक है। पर्पज क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यही इसका पर्पज था। फिर क्या हुआ? अर्थ समिट के बाद हुआ वर्ल्ड समिट। किस पर हुआ था? ये बहुत बार पूछा गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुआ है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हुआ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुआ। कब हुआ? 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ। 1990 कंट्रीज में आई, ठीक है। और ये कहा गया कि टारगेट कब अचीव हो जाएगा? 2010। तो ये 2002 में हुआ था, ये 1992 में हुआ था। अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट में अंतर समझ लीजिए। अर्थ समिट किसके लिए था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए था। वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है। ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आपका एग्जाम में 1 महीने का समय बचा है। सेकेंड राउंड रिवीजन आप 1 अप्रैल से 20 अप्रैल करिए और थर्ड राउंड रिवीजन 21 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल करिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।